नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और सवाल आज ये कि क्या हमारे देश की राजनीति इस हद तक गिर गई है कि वो खुदकुशी कर चुके सैनिक के शव में भी अपने लिए संजीवनी की तलाश करते हैं। इस बहस में शामिल होते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि इस समय हमारा देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में भारत की सरहद और भारत के सैनिक पूरे देश के लिए बेहद अहम है। और उस समय जब एक पूर्व सैनिक ने वन रैंक वन पेंशन के मामले पर नाराज होकर जान दे दी है, तब भारत की सबसे नई और सबसे पुरानी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक अफसोसनाक मौत के बाद बेहद स्वार्थी किस्म की राजनीति को जिंदा करने में लगे हुए। बहुत दिन नहीं हुए, कुरुक्षेत्र के अंटेड़ी गांव के रहने वाले सैनिक मनदीप के शरीर को पाकिस्तानी फौज ने क्षत विक्षत कर दिया था। तिरंगे में लिपटकर शहीद मनदीप का शव उसके गांव पहुंचा था। जो बड़े नेता लाइन लगाकर रामकिशन की आत्महत्या पर शोक जता रहे हैं, उनको शहीद साबित करना चाह रहे हैं, उनमें से एक को भी मनदीप के घर या उसके गांव तक जाने की फुर्सत नहीं मिली। पिछले 10 दिन में एक के बाद एक शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर ऐसे ही तिरंगे में लिपटकर भेजे गए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। किसी के यहां कोई सांसद या मंत्री पहुंच गया तो पहुंच गया, और नहीं भी पहुंचा तो गांव वालों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलियां दे दी। पर जो बड़े बड़े नेता लाइन लगाकर रामकिशन की आत्महत्या पर गुस्सा दिखा रहे, उनमें से एक को भी इनमें से किसी सैनिक के अंतिम संस्कार में जाने का वक्त नहीं मिला। रामकिशन के बेटे के साथ फोन पर उनकी आखिरी बातचीत सब टीवी चैनल्स पर सुनाई जा रही है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या रामकिशन के साथ उस वक्त एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उन्हें जहर खाने से रोक लेता? क्या उनमें से किसी ने इतना अपनापन नहीं दिखाया कि वक्त रहते उनको अस्पताल पहुंचा देता? या कि उन लोगों की तैनाती ही इसलिए हुई थी कि यह आत्महत्या सक्सेसफुली हो जाए? आज इसलिए हम यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या रामकिशन की खुदकुशी एक राजनीतिक साजिश है? और सवाल यह भी, पेंशन के नाम पर इस देश की फौज के साथ धोखा किसने किया? वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है, लेकिन जो समस्याएं उनकी निकल कर आ रही हैं वो वन रैंक वन पेंशन से ताल्लुक नहीं रखती थी। अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई तो हमारे सैनिक इतने बेचैन क्यों हैं और न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी, सत्ता के अहंकार की कुर्सी से उतरिए और सच का आईना देखना शुरू करिए, नहीं तो ये जनता है, ये सब जानती है और ये आईना दिखा देगी। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा वो शहीदों की सैनिकों में नहीं करेगा। आप कोई भावना प्रकट नहीं करी और ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप चुपचाप कर दिया उनने। ऐसा है एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के ऊपर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनेता अपने सियासी दांव चला रहे हैं, उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत करने वाले वीर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की। और मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारे सैनिकों की ये मांग एनडीए के जमाने से चल रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। राहुल गांधी जी आकर के यहाँ पर हमारे व्यक्ति के सुसाइड करने पर या सुसाइड करवाए जाने पर राजनीति न करें। 2006 में इन्होंने हमारी पेंशन घटा करके 75% से 70% कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए हमारी शहादत पर राजनीति करने पर। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पेंशन के नाम पर इस देश के फौजियों से किसने किया धोखा? दूसरा सवाल, क्या सैनिक के शव से संजीवनी ले रही है हमारी सियासत? तीसरा सवाल, क्या रामकिशन की खुदकुशी एक सियासी साजिश है? चौथा सवाल, ऐसा क्यों है कि जिस ओआरओपी का प्रावधान इंदिरा गांधी सरकार ने खत्म कर दिया था, राहुल उसी पर इंसाफ मांग रहे हैं? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर किसी मौत के बाद ही क्यों जिंदा होती है राजनीति? तो इस वक्त आपको चर्चा के
शामिल होने वाले मेहमानों के नाम बताएं उससे पहले एक बड़ी खबर दे दें कि 2 दिन पहले खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के बारे में कुछ नई जानकारियां हैं। जब वो गांव के सरपंच बने थे तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला था। जानकारी मिली है कि रामकिशन पर लाखों रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। गांव के लोग उन पर कर्ज वापसी का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है, ये बताने को राजी नहीं है कि रामकिशन को किस किस ने कितना कितना पैसा कर्ज के तौर पर दिया हुआ था। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा पहुंचे हुए हैं उस गांव में जहां सुबह से पीपली लाइव बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की वजह से एक के बाद एक बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं 4 खास मेहमान हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कर्नल अनिल कौल हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, 20 साल तक भारतीय सेना में रहे हैं, वीर चक्र के विजेता हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, कश्मीर और पाकिस्तान मामलों पर अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं। 2 राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हमारे साथ हैं। नूपुर शर्मा बीजेपी की नेता है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं और दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ पिछले करीब 2 दशक से वो जुड़े हुए हैं। और बीके झा साहब हमारे साथ हैं, वो सेना में जेसीओ थे, 22 साल से ज्यादा तक उन्होंने सेवा की है। अब पूर्व सैनिकों के लिए एक संस्था बीके झा चलाते हैं। इससे पहले कि मैं बीके झा के पास जाऊं या अनिल कौल साहब के पास जाऊं, जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, जो खबर आपने वहां से दी है कि उन पर गांव के कई लोगों का कर्ज था, ये विस्तार से बताएं, पूरी खबर क्या है? रोहित, हमने गांव के करीब कई लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग लोगों से बातचीत की और ये जाना कि पूर्व सरपंच, पूर्व फौजी वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है। तो हर किसी ने एक ही सुर में बात की कि वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। उसमें एक वजह जो सबसे ज़्यादा निकल करके सामने आई कि काफ़ी कर्जा उनके ऊपर हो गया था, अलग अलग लोगों से उन्होंने कर्जा ले रखा था, ना सिर्फ गाँव के लोगों से बल्कि आसपास के जो गाँव के लोग हैं उनसे भी काफ़ी पैसा ले रखा था और वो लगातार दबाव भी बना रहे थे। हालांकि खुलकर कोई इस बात को लेकर के सामने नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबका यही कहना है कि ये मौका ठीक नहीं है। साथ ही साथ अगर इस समय ये बात कही जाती है तो कहीं इसका उल्टा उनके ऊपर ही असर ना पड़ जाए कि उनके दबाव की वजह से रामकिशन ने ये कदम उठाया है। लेकिन ये बात काफ़ी निकल करके सामने आई है। और एक जो सबसे अहम बात जो इसमें बोली गई है, जब लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि पैसे वापस दिए नहीं जा रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। क्योंकि अगर आप देखिए इस पूरे वाक्य को सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखिए तो इसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये जो कदम उठाया गया ये सोचा समझा कदम है। कोई ऐसा कदम नहीं है कि रामकिशन अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से जंतर मंतर से उठ करके डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं और वहाँ से मुलाकात नहीं हो पाती है तो अचानक आते हैं और सल्फास की गोली खा करके आत्महत्या कर लेते हैं और उसी दौरान अपने बेटे से फ़ोन पे बात करते हैं और वो फ़ोन रिकॉर्डिंग भी होती है। मतलब कि अपने बेटे से बात करते हैं तो उस फ़ोन को रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो ये जो तमाम तरह की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो रही हैं कि इसके पीछे कोई वजह रही है जिसके बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन एक ये बड़ी वजह भी निकल करके सामने आई है कि हो सकता है कि दबाव की वजह से भी उसने ये कदम उठाया हो, क्योंकि इस दबाव को वो झेल नहीं पा रहा था। ठीक जितेंद्र, हम वापस आते हैं आपके पास। बीके झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीवी पर हमने आपका बयान सुना, उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर आपसे संपर्क हो सकता है ताकि आपको इस चर्चा में लाया जा सके। क्या आपको लगता है कि 5,000 रुपए कम पेंशन में आने की वजह से एक फौजी सुसाइड जैसा कदम उठा सकता है? पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे ढूंढा और ढूंढ करके निकाला। दूसरी बात कि एक फौजी कभी भी 5,000 रुपये क्या 5 लाख के लिए भी सुसाइड नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल फाल्स बात है, बकवास। जो भी र्यूमर उठा रहा है ये र्यूमर ही र्यूमर है। एक फौजी जब इतने दिन से 23,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, जैसा कि मैं मीडिया के द्वारा सुन रहा हूँ, 28,000 रुपये एक सूबेदार को मिलना चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आज तक जितनी भी सरकारें आई है, न जाने पहले फौज के लोग अंगूठा टेक होते थे, 5-7 क्लास 10 क्लास पढ़े होते थे। वही नज़रिया भारत सरकार के आला अधिकारी, मंत्रीगण और समाज में ये फैला हुआ है कि फौज के जवान आज भी कहीं मूर्ख होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि 1986 से लेकर के
1986 से फौज में सभी कम से कम मैट्रिकुलेट जाते हैं जो कि ट्रेड्समैन हैं, नीचे सफाई वाला वगैरह है, कर्मचारी है, उसको छोड़ करके। इसलिए सरकार में बैठे ओहदेदार पदाधिकारी, उनके मंत्रीगण और इस समाज से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अब फौजी को वो तमगा न दें जो पहले से इन्होंने दे रखा था। एक फौजी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता अगर 5,000 रुपये कम मिलता है तो, और उसको सल्फास की गोली खाने की आवश्यकता क्या पड़ी। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी का नजरिया ऑफिसर के साथ यानी कहें तो प्रो ऑफिसर ज्यादा ही लग रहा है। जैसे जवान के न तो संगठनों की बात वो सुनते हैं, कभी उनको बुलाते हैं और न उनकी बात को सुनते हैं। ये बड़ा ही निराशाजनक कदम मुझे प्रतीत होता है। ठीक, मुझे बताया गया अनिल कॉल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर मैं वापस आऊंगा, झा साहब वापस आऊंगा, आपको और बात रखने का मौका मिलेगा जी। 1 घंटे तक हम कार्यक्रम में है जी, आपको और बात रखने का मौका मिलेगा जी। मैं कर्नल कॉल से अगला सवाल लेना चाहता था, लेकिन कर्नल कॉल मुझे सुन पा रहे हैं आप? कर्नल कॉल मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। कर्नल कॉल, मुझे बताया गया कल आप ही ने कुछ लोगों को जानकारी दी कि ऐसा वाकया हो गया है कि एक पूर्व फौजी ने OROP के मामले में प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं होने की वजह से आत्महत्या कर ली। आप इनको जानते थे तो कितना जानते थे, किस हद तक जानते थे, और क्या आपको लगता है कि यही वजह थी सुसाइड करने की और कोई वजह नहीं थी? रोहित, मैं इनको तो नहीं जानता हूँ, जाति तौर से मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। हालांकि हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पहले तो राजरिफ के TA बटालियन में थे जी, टेरिटोरियल आर्मी जी, 105 TA बटालियन के थे, 6 साल वहाँ सर्विस करी और उसके बाद ये डिफेंस सिक्योरिटी कोर में चले गए। वहाँ इनने 24 साल की सर्विस करी और इनको 2 पेंशन अलाउड थी, एक आर्मी से और एक DSC से। नौ इनका एक और प्रोविज़न है कि अगर आपको 2 पेंशन मिल रही हैं तो अगर आप एक लेना चाहते हैं तो आपको हायर लिमिट की पेंशन दी जाएगी, वो करीब बनती है 12,000 रुपये। और इनको जो फिक्स किया है बैंक ने, ये गलती बैंक की है और वो है 10,000 रुपये, 2,000 रुपये कम दिए और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर 129% DA आप लगाएं तो टोटल आके करीब 5,000 रुपये हो जाता है। इन्होंने एक लोन लिया था 3.5 लाख रुपए का, जिसका इनका मंथली किस्त 8,500 रुपये का भी जा रहा था। बाकी का ये जो अभी निकला है कि सरपंच थे और ये था वो था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन हालांकि हमको परिवार के साथ बहुत सहानुभूति है और बड़ा अफसोस है कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक फ़ौजी के लिए आत्महत्या करना बहुत दर्दनाक बात है और एक ये ऑफेंस है और हम इसको बिल्कुल भी नहीं सही मानते हैं। और ये दूसरी आखिरी बात कि ये IESM और जंतर मंतर से इनका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल पेंशन का मैटर है, OROP से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कल से जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल ड्रामा, आप जो आंदोलन चला रहे हैं OROP का, उसको उससे अलग रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, इसमें कोई शक नहीं है। ये कल से जो तमाशा हो रहा है ये बड़ा अफसोसजनक है और ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया कि जो सरहद पे रोज़ मर रहे हैं उनके लिए कोई गया है, उनको 1 करोड़ रुपए दिए किसी ने, उनको 10 लाख रुपए दिए किसी पर। ये क्या नॉनसेंस है यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये पॉलिटिशियंस को कि फ़ौज को प्लीज़ 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 फ़ौज को अपनी सियासत से दूर रखिए प्लीज़। आलोक शर्मा और जो इसके लिए जिम्मेवार है, अब मैं दूसरा आप पूरा कर लीजिए। एक मिनट रोहित, एक मिनट पूरा कर लीजिए सर, आप पूरा कर लीजिए। जो इसके लिए जिम्मेवार है वो हैं अकाउंट्स के बाबू
जैसे कि पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स, CGDA, पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माय फॉल्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी तरह बाकी बैंक भी सब एक जैसे ही हैं। नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DASW और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें जो बैठे हुए हैं बाबू, जो मीन मेक निकालते हैं, जो कि आप बिना हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट के, हमारे कोई जान पहचान, कोई हमारा उसमें कोई योगदान नहीं होता है, उसकी वजह से ये सब गड़बड़ होती है। और ये जो सियासी कर रहे हैं, अगर ये 6 महीने 8 महीने 1 साल भर पहले करते तो ये तमाशा होता ही नहीं। आलोक शर्मा जी, और कांग्रेस इसके की बारे लड़ाई में मैंने आपके चैनल पे इतनी बारी बोला है। सर मुझे याद है, इसी स्टूडियो में बैठ के आपने अपने सारे मेडल्स उतार के रख दिए थे और ये कहा था जब तक ये नहीं होगा मैं अपने मेडल्स वापस नहीं लेके जाऊंगा। मैं वापस आता हूं सर आपके पास। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस की लड़ाई फौजी के सम्मान की है, फौजी के स्वाभिमान की है, या फिर इस बात की है कि राहुल गांधी को रोक क्यों लिया, उनको डिटेन कैसे कर लिया? रोहित जी माफी चाहूंगा, आवाज में डिस्टरबेंस थी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। सर मेरा सवाल है, कांग्रेस की लड़ाई सैनिक के स्वाभिमान की है, उसके सम्मान की है, उसकी पेंशन की है, या फिर इस बात की है कि राहुल गांधी को डिटेन कैसे कर लिया, अंदर क्यों नहीं जाने दिया, अस्पताल के थाने कैसे ले गए? देखिए, मैं समझता हूं कि लड़ाई दोनों ही है। एक तरफ लोकतांत्रिक हक है, एक तरफ एक पूर्व फौजी जिसने आत्महत्या की, ये बहुत ही दुखद घटना है और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करती है। दूसरी जो बात है कि राहुल गांधी जी को रोका क्यों गया और किस हालात में रोका गया, किस तरह से रोका गया, जिस परिवार के व्यक्ति ने खुदकुशी की उसके परिवार के साथ दिल्ली पुलिस का कितना बर्बरतापूर्वक और क्रूर व्यवहार था, ये एक दूसरी लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ दोनों ही लड़ाइयाँ पैरेलल हैं और दोनों ही लड़ाइयों में कांग्रेस अपना विश्वास व्यक्त करती है। सैनिकों को उनका हक भी मिलना चाहिए और किसी का अगर कोई लोकतांत्रिक हक है तो वो भी मिलना चाहिए। आपको आरोपी का इतिहास पता है ना सर, 1973 से अब तक, या मैं पढ़ के बताऊं? नहीं, मुझे पूरा इतिहास पता है 1973 से क्या क्या हुआ है और 1973 के बाद 1975 में जो इमरजेंसी लगी उससे कितने हालात बिगड़े और 80 तक क्या हालात रहे देश के, वो भी मुझे पता है। 80 से लेकर 84 तक जिस तरह के हालात पंजाब और असम में रहे वो भी मुझे पता है और उसके बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की शहादत भी मुझे पता है। और इस तमाम समय में 16 साल के करीब भाजपा या भाजपा समर्थित सरकार रही, ये भी मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि 2014 में अगर कोश्यारी कमेटी की कोई रिपोर्ट आई तो वो भी हमारे समय में आई और मुझे ये भी पता है कि कोश्यारी कमेटी के लीडर थे। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। 2011 में कोश्यारी साहब की रिपोर्ट 2014 में OROP का जो फाइनलाइजेशन हुआ 26 फरवरी को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कोश्यारी कमेटी की तारीख नहीं बता रहा हूं। जिसके तहत 500 करोड़ में आपने भोग डाल दिया, हो गया काम। और 2300 करोड़ देने को मना कर दिया। जिसके तहत आपने 500 करोड़ रुपए डाल के ये तय मान लिया कि वोट मिल जाएगा। ऐसे अगर आज भी कोई एफर्ट हुआ है, रोहित जी देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं दूर से बैठा हूँ, मेरे सामने ना टीवी है और मैं आवाज में भी गैप आ रहा है, लेकिन अगर अभी तक भी कोई काम हुआ तो वो पूरी तरह से कांग्रेस शासन में हुआ। अगर आप मुझे बताइए, जो संसद में बिल 2014 में पास हुआ उसको पास कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। और अगर इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पास कर दी सर, अगर आपने 2014 में आज भी आरोपी दे दिया था, जिसके बयान हमने आज राहुल जी और सोनिया जी के सुनाए हैं आपसे थोड़ी देर पहले निकाल के चुनावी रैलियों के, तो फिर ये आज क्यों सुसाइड कर लिया इन्होंने? और फिर आप भी जाके उस पर फोटो भी खिंचा रहे हैं कि सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। और देखिए फौजी बैठ के कह रहे हैं कि आंदोलन से कोई लेना देना नहीं इसका, इसको आरोपी का नाम मत दीजिए। रोहित जी मैं उत्तर देना चाहूंगा, रोहित जी मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका। आप कह रहे हैं कि इसका OROP से कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूं कि रामकिशन ग्रेवाल की जो फैमिली है वो क्या मैंने नहीं कहा, अनिल कौर साहब ने कहा, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मैं जोड़ देता हूं नाम साथ में उनका। हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। उन्होंने क्लियर किया पहले इस चीज को, बिल्कुल कह रहे हैं या किसी और ने भी कहा हो। एक मिनट, उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है, उन्होंने लिखा है ये मेरे देश के लिए है, मेरी मातृभूमि के लिए है, देश के वीर जवानों के लिए। इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है ये OROP से रिलेटेड नहीं है? मैं समझता हूं पूरी तरह से OROP के ऊपर जिस तरह से सबसे पहले अरुण जेटली साहब ने उसकी डेफिनेशन को चेंज किया और जो मुख्य मांगे थी, कौल साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, 1 रैंक 5 पेंशन हो गई है।
इसमें जिस तरह से वीआरएस के लोगों को और जिस तरह से 1 मेंबर कमीशन और 5 मेंबर कमीशन पे झगड़ा है, मैं समझता हूं कि आज जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक नहीं लागू हुई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक सवाल बहुत अच्छा यहां पर निकल आ रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, मर जवान मर किसान का नारा हमने नहीं दिया। रेवाड़ी की रैली में सैनिकों से ये नहीं कहा कि हमारे पक्ष में वोट डालिए ताकि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे सकें, हमने नहीं कहा, ये मोदी साहब ने कहा। अभी तो बिलासपुर की रैली मैंने दिखाई, मेजर कालिया, अभी तो कुशीनगर की रैली मैंने दिखाई सर, राहुल साहब बोल रहे हैं आदत पर हमने आरोप दिया तो हमको वोट दे दीजिए, मात्र और मात्र मोदी जी। सर अभी तो आपके बयान सुनवाए दोनों नेताओं के, बहरहाल आपको सिलेक्टिव सुनाई देगा आज क्योंकि आप दूर हैं। मैं आपको देहरादून का केस भी दिखाऊंगा जहां आप बैठे हुए हैं अभी, और बताऊंगा कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है वहां पर। उसके पहले नूपुर हाथ उठा रही है लगातार, आप बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इनको सब कुछ पता है ओआरओपी के बारे में, तो ये भी जानते होंगे कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1973 में ओआरओपी को सबसे पहले विड्रॉ और टर्मिनेट किया था 1973 में। और इन्होंने अभी जो भी बयान दिया है, इन्होंने जस्टिफाई किया है कि ओआरओपी विड्रॉ क्यों हुआ था। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन और एसिमेट्री आई है, जो खुद कह रहे हैं 1 रैंक 5 पेंशन, सर आप ही लाए थे उसको सबसे पहले ग्रेड पे और रैंक पे की तरह, पहले 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी और फिर 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार के अंतर्गत, और 2014 में जब आपको अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आपका ब्लीडिंग हार्ट है सैनिकों के लिए। मैं अभी बताइए, इसका भी खुलासा करती हूँ कैसा ब्लीडिंग हार्ट है आपका, क्रोकोडाइल टीयर्स वाला। तो मैं इतना बता दूं आपको कि उसी टाइम पे 2014 में 2300 करोड़ का बजट बनाने से आपने साफ इनकार किया था, और मात्र 500 करोड़ रखे थे आपने पेंशन के नाम पे ओआरओपी के अंडर। जरा इसको आप झुटला के दिखा दीजिए मुझे। और दूसरी बात, इनका बड़ा आज बिल्कुल दिल बाहर निकल के आ गया, और हम राजनीति नहीं कर रहे। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो मुझे एक बात समझाइए कि आरएमएल अस्पताल के बाहर राहुल गांधी जिंदाबाद, और राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैंने एक बार भी इनके, और ऐसे कोई मिलने जाता है किसी परिवार से 100-200 गुंडे लेके खट्टे साथ में जो राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, बाकी जो जितने पेशेंट्स उनको परेशान कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो भी है, अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आई एम सॉरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लिखित में दिया है पुलिस को कि ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट्स घुस नहीं पा रहे, उनके परिवार घुस नहीं पा रहे, ये वहां पे बिल्कुल तमाशा कर रखा है इन्होंने। तो ये क्या हुलिगनिज्म नहीं हुआ? और तीसरी बात पूछना चाहती हूँ मैं, उरी में जब हमला हुआ तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जब उनका क्रिमेशन हुआ तो उरी में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आलोक जी जवाब दीजिए, आप मेरे ऊपर बोल तो रहे हैं, पठानकोट क्यों नहीं गए? मनदीप सिंह के घर गए क्या कुरुक्षेत्र आज तक? और सब आपको शर्म आनी चाहिए साहब कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक का अनाउंसमेंट दिया, बीजेपी ने नहीं किया, आपने उंगली उठा दी, आपने भारतीय आर्मी के ऊपर उंगली उठा दी, भारतीय आर्मी के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सवाल उठाए हैं, और पूरे देश के अंदर आग लगी है। और माननीय राहुल गांधी जी अगर इस तरह के मुद्दे पर संघर्ष करेंगे तो देश के 125 करोड़ लोग उनके साथ खड़े होंगे। दूसरी चीज, आपने राजनीति की, अरे मेरे ऊपर मत बोलिए, गंदी राजनीति आप करते हैं। ना कोई मीडिया गया था वहां पर, राजनीति वहां पर किसने कराई? आलोक जी, राजनीति किसने कराई? दिल्ली पुलिस। आलोक जी चल नहीं पाएगा ना ऐसे, धक्का मुक्की की, ऐसे चल नहीं पाएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, ऐसे चल नहीं पाएगा। एक बार रामकिशन ग्रेवाल जी का भी नाम ले लेते हैं, आप लेकर गए। अरे शहादत तो सुसाइड तो रामकिशन ग्रेवाल जी का दे दिया है, उनका नाम भी दे देते हैं। ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। नेशनल कहने लगते हैं, अभी क्या क्या हो रहा है? ऐसे बोलने से कुछ हल होगा नहीं ना। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक आप ग्राउंड लूज कर रहे हैं, अगले दिन इसमें नंबर नहीं बन रहे हैं, पेंशन और आप अपनी पार्टी का पक्ष रख नहीं पा रहे हैं इसमें। ये आपका, आप केवल और केवल बोलते चले जा रहे हैं कि नूपुर की आवाज सुनाई ना दे, कोई सुन ना ले कि ये क्या कह रही है, ये कह रही है राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे। लाल किले से झूठ बोला उन्होंने, मुझे लगता है या तो आपका फोन कट गया या आपने जानबूझ के अपना तार काट लिया कि मैं बोलता रहूं, तो आप मान के चलिए आप देहरादून में रैली कर रहे हैं सर, मैं अपने दूसरे मेहमान के पास जो है उनको बोलते रहने दीजिए, वो तय करके आया शायद। मेरा सवाल गौरव आर्य ये है कि ये जो राजनीति हो रही है, एक एक करके नेता जा रहे हैं, तस्वीर खिंचा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, अपने नाम की जय जयकार करवा रहे हैं, इससे ओआरओपी का आंदोलन मजबूत हो जाएगा क्या? इससे ओआरओपी और क्या उससे दूसरा सवाल मेरा साथ में ये है, तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मैं कर्नल हूं, मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूं, मैं रिटायर्ड सूबेदार हूं, मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूं, मुझे तो इतनी पेंशन मिल रही है। क्या वो झूठ लिख रहे हैं सब? देखिए साहब, मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं, ये जो लोग कर रहे हैं, ये अभी साहब ने बोला था जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, ये गिद्ध की राजनीति है। इनको फौजियों से कोई प्यार नहीं है, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। इन्होंने, जैसे नूपुर जी ने बोला, 1973 में
जो ओआरओपी थी कांग्रेस की सरकार ने विड्रॉ करवाई थी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि देयर हैज बीन अ सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ह्यूमिलिएशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस व्हिच हैव बीन डन बाय प्रीवियस रेजिम्स। मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, आई एम एन एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल पर्सन, फौजी हूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इतने सालों के बाद कम से कम मोदी साहब आए, उन्होंने ओआरओपी के काफी कुछ करा इसमें, और जो कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन उनका इंटेंट साफ है मोदी साहब का, उनके इंटेंट को हम झुटला नहीं सकते। ये सब जाना उड़ी के शहीद थे, उनके पास कोई नहीं गया, ये कभी किसी के पास नहीं जाते। जो सुसाइड कर देगा बेचारा उसके पास पहुंच जाएंगे वोट बटोरने के लिए। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है साहब, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसी फालतू की बातें करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आलोक जी आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित हुए थे शहीद मोहन नाथ गोस्वामी। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद गए थे उस वक्त उनके परिवार के आंसू पहुंचने के लिए, और उन्होंने वायदों की झड़ी लगा दी। आप तो आज उत्तराखंड में ही बैठे, 1 साल हो गया सर, उनकी पत्नी आज भी रो रही है, आज उनको दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाता, और आप आरएमएल में जाकर एक डेड बॉडी के बाहर अपने नेता की जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं और कहते हैं कि हम फौजी का सम्मान चाहते हैं। सवाल यही है कि मरने के बाद राजनीति सब लोग करने पहुंच गए, जब तक वो जिंदा था किसी ने जाके उसका कंधा, उसका सहारा बनने की कोशिश की, ये कहा कि आपकी अगर कोई आवाज नहीं सुन रहा है तो चलिए हम आपकी आवाज पहुंचाते हैं। सवाल ये कि एक फौजी की आत्महत्या में राजनीतिक संजीवनी क्यों तलाशनी है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश की। आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं, नूपुर शर्मा हमारे साथ बीजेपी से हैं, मेजर गौरव आर्या हैं हमारे साथ, कर्नल अनिल कौल साहब हमारे साथ हैं, और बीके झा साहब हमारे साथ हैं जो कि फौज में जेसीओ रहे हैं, और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ थे जो बामला गांव पहुंचे हुए हैं, भिवानी में, जिस गांव के रहने वाले थे रामकिशन साहब। ब्रेक के पहले आलोक जी मैंने वाकया बताया था, शायद आप सुन नहीं पाए, मैं फिर से बताता हूँ और उस महिला का बयान भी आपको सुनवा देता हूँ जिसका हम जिक्र करने। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी थे सर, मरणोपरांत उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सीमा पर 10 आतंकवादियों को मारा था और उसके बाद वो शहीद हो गए थे। उनके परिवार से 1 साल पहले हरीश रावत साहब ने आंसू पोंछते और कई सारे वादे किए थे, और उनकी पत्नी का आज कहना है कि आज ये स्थिति है कि कोई पूछते को भी नहीं आता है, वादे पूरे करना तो बहुत दूर की बात है। आप सुनिए जरा भावना गोस्वामी की बात को, शहीद मोहन गोस्वामी की पत्नी है, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि फौजियों का कैसा सम्मान आप दिला रहे हैं। उन्होंने बोला था उस समय कि हम स्टेडियम बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे और नेशनल हाईवे बनाएंगे, कोई स्कूल सरकारी उनके नाम से करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुन लिया आलोक जी आपने, इनके घर भी नहीं गए आपके बड़े नेता जो आज आरएमएल गए थे और आज गांव गए। देखिए मैं समझता हूं अगर कोई भी वायदा, रोहित जी, अगर कोई भी वायदा हमारी सरकार ने किया हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो, अगर किसी शहीद के परिवार से कोई वायदा पूरा नहीं किया गया है तो वो सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, चाहे वो कांग्रेस की ही सरकार क्यों ना हो। लेकिन अगर एक शहीद के साथ वायदा पूरा नहीं किया गया तो क्या जो दूसरा व्यक्ति है जो खुदकुशी कर रहा है उसके परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा, ये जस्टिफाइड है क्या? क्या उसके बेटे को पूरी तरह से लात और घूसों से दिल्ली पुलिस पीटेगी, क्या ये जस्टिफाइड है? अगर हमारी गलती है कहीं पर, मैं गलती मानता हूं और मैं आपके माध्यम से ये भी वादा करता हूं उनके सामने कि परिवार के लिए अगर कहीं पर उत्तरांचल की सरकार, राहुल गांधी जी के सामने पीटा गया सरकार से या किसी भी सरकार से, सर राहुल गांधी जी के सामने पीटा गया या आप अरविंद केजरीवाल का बयान बता रहे हैं यहाँ पर? ये झूठ बोल रहे हैं। मैडम एक मिनट प्लीज, मुझे मैं समझता हूं कि 5 तरह के आप अखबार उठा लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के, और उसके फ्रंट पेज पे जसवंत जो लड़का है उनकी खबर छपी है, या तो वो सारे अखबार झूठे हैं या आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। मैं समझता हूं ये बात वीडियो मैंने आपसे केवल इतना पूछा कि राहुल गांधी जी वहां पर थे खुद, क्या उन्होंने आपको बताया है कि पिटाई हुई, या आप अरविंद केजरीवाल के हवाले से ये बात कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं आरोपी लागू नहीं हुआ। अपने हवाले से कह रहा हूं, मैं तमाम समाचार पत्रों के हवाले से कह रहा हूं, जो एक वीडियो क्लिपिंग मैंने देखी है उसके हवाले से कह रहा हूं। वीडियो क्लिपिंग तो नुपुर शर्मा ने भी देखी है, आवश्यकता नहीं, वो भी कह रही है वीडियो क्लिपिंग देखिए। आपके देहरादून में पता नहीं कौन सा अखबार मिल रहा है आपको, ये रहा आलोक जी, दूसरों की भी सुनिए, ये रहा अखबार, ये रहा अखबार, और वीडियो तो ये वीडियो और फोटो में तो मुझे राहुल गांधी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये अखबार है, ग्राउंड पे मुस्कुराते हुए दिख गए वो, और वहां पे जो थाने के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है कि भैया सुसाइड किसने किया है।
पुलिस उसको से आप सामने देखिए वीडियो वो में क्या साफ कह है, रही है। कह रही वो है साफ-साफ ये ये कह उनके रही है। बाप है, और बाप वो लड़का कह रहे हैं जी नहीं मैं उनका बेटा हूँ। राहुल गांधी को ये दूसरा नहीं पता अखबार ये सुसाइड मेरे किसने सामने किया आ गया है। है। भद्दी राजनीति ये करना बंद दूसरा अखबार आ करो, गया। थोड़ी सी शर्म ये होती। अखबार दिखा आज रहा हूं मैं। कुरुक्षेत्र भी जाते इस राहुल अखबार गांधी में और स्टेटमेंट मुस्कुराहट नहीं होती सुनिए। चेहरे के ऊपर, बेटे जो कल भी थी जसवंत और आज का क्रिमेशन में भी पुलिस ने थी। लात सूबेदार घूंसों से गरेवाल के पीटा। क्रिमेशन पे अब रोहित जी उनके बता शव दीजिए, के मैं ऊपर जो गलत हूं या भद्दी ये अखबार राजनीति कर सारे रहे झूठ हो, बोल रहे हैं? आपने सर, ओआरओपी हटाई और मैंने- आप ही उनके अरे शव भाई, के ऊपर आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आपको शर्म आनी वहां पर चाहिए। केक खा के आओ तो मास्टर आलोक ये जी, रहा अखबार, देख लीजिए, आलोक जी, बताइए क्या लिखा है, झूठ बोलना बंद करो। ये रहा अखबार, गंदी ये रहा राजनीति अखबार। कर रहे हैं। आलोक जी नूपुर प्लीज, इसमें भी आपकी शिकायत लिखी आलोक है। जी नूपुर प्लीज, यहाँ पर आकर जांच ठीक है करें तो ये आलोक जी, मास्टर स्ट्रोक अमित शाह की आलोक जगह। जी आपने और अपना हम अगर अखबार दिखा सवाल दिया, भी नूपुर ने पूछ अपना अखबार दिखा दिया, आप दोनों ने अपने अपने अखबार दिखा दिए। अब मेरा सवाल यह है कौल साहब कि एक सैनिक जिसने किसी भी वजह से सुसाइड की, वो ओआरओपी की वजह से की हो या पर्सनल वजहों से की हो, ये एक जांच का विषय हो सकता है अलग से, लेकिन उस सुसाइड को शहादत का तमगा देना, उस पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अनाउंस करना, क्या यह राजनीति है या फिर आपको लगता है कि वाकई ये लोग फौजियों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि इनसे उस परिवार का दर्द देखा नहीं गया और ये सहन नहीं कर पाए कि एक फौजी ने देश की राजधानी में आत्महत्या कर ली? रोहित, पहले तो ये चीखम चिल्ली तो बड़े अजीब लगती है कि एक सीखे सिखाए डिबेट में इतना चीखम चिल्ली हो। इट गिव्स यू अ वेरी बैड इम्प्रेशन। जो भी देख रहा है वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो एक की बात सुने, दूसरी की बात के लिए चुप रहें। आपने जो कहा बिल्कुल वाजिब है। ये 1 करोड़ देने का कोई मतलब नहीं है, ये 10 लाख देने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली सुसाइड के लिए तो कोई भी अलाउंसेस अलाउड ही नहीं है। तो ये तो एक किताब है हमारी, आर्मी एक्ट और डिफेंस सर्विस रूल्स, रेगुलेशन फॉर द आर्मी। उसमें एक बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि ये सब चीज़ें, अब इसको मेरे समझ नहीं आ रही है कि ये इससे क्या मिलेगा इनको। या तो एक ये पॉलिसी बनाए कि जो भी शहीद हो या जो भी मरे, जिस वजह से मरे, हर एक को 1 करोड़ दो। नहीं तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और इससे अगर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने हैं तो करते रहिए। फौज को इससे दूर रखिए प्लीज। अब ये हालत हो गई है कि कल भी किसी ने बोला है कि सियासी जो दाव पेंच है वो तो लगेंगे ही लगेंगे। और ठीक है, लगाइए साहब, बट फौज को इसको मत लगाइए, क्योंकि आपने जो ये ऑपरेशन हुआ था उसके पीछे भी सवाल उठाए थे। अब ये जो हो रहा है वहाँ पे उसके पीछे भी सवाल उठाएंगे। मैं तो एक सैम मैनेक्शॉ की पुरानी बात बता देता हूँ। उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी को बोला था, स्वीटी यू डू योर बिट, आई विल डू माइन। अगर उस प्रिंसिपल पे चलें तो आप अपनी सियासत करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक कौन सा। और रही ओआरओपी की बात, ये कम ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि ओआरओपी सिर्फ एक मुद्दा है। पिछले 6 महीने में नूपुर अपनी पार्टी को जाके बता दीजिए, उनको अपने आप अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि कैसे आपने पिछले 6 महीने में आर्म फोर्सेस की पीठ में छुरे घोंपे एक के बाद एक। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। और हमारे फौजी जो सीनियर ऑफिसर हैं वो चुप करके सुनते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो सिखाई है कि मुंह मत खोलो। ठीक, क्योंकि पॉलिटिक्स और पे एंड पर्क्स इज नन ऑफ योर कंसर्न। रोहित जी, वॉलंटियर आर्मी। ठीक, झा साहब कुछ बोल रहे हैं? रोहित जी, झा साहब रोहित कुछ बोल जी, रहे हैं? झा साहब बोलिए। मैं कुछ बोलिए झा साहब। जी मुझका अभी कर्नल कौल साहब ने कहा कि हमें सिखाया गया है कि मुंह मत खोलो, लेकिन मैं कौल साहब को कहना चाहता हूं, और देश की पूरी जनता इस चैनल को देख रही है और बड़ा ही नाम है जी न्यूज का। मैं आपके जी न्यूज के मार्फत कहना चाहता हूं
कि अब मुंह न खोलने की बात रिटायरमेंट के बाद नहीं होती है। हम अगर ऑफिसर्स हैं, क्लास 1 ऑफिसर जैसे कर्नल कॉल साहब हैं, ये सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट होते हैं रिटायरमेंट के बाद में भी, लेकिन हम आफ्टर रिटायरमेंट जेसीओ जवार सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट नहीं होते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं और देश के हर नेतागण से और पदाधिकारी से और सरकार में बैठे मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि क्या वन रैंक वन पेंशन जी वन रैंक वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन क्या कोश्यारी कमीशन में वन रैंक वन पेंशन के लिए ऑफिसर को हिस्सा बनाया गया था? तो फिर ये आज ये ऑफिसर लोग जंतर मंतर की धरती पर क्यों बैठे हुए हैं, वहां से राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझको पूरा, मैं कहता हूं मुझे संदेह है, इसकी जांच सीबीआई से अभी भी कराई जानी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं कि कहीं वहां पर जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों ने उनको तो नहीं उकसाया कि जंतर मंतर से ही चल करके उन्होंने जो है सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है। मैं इसी की मांग कर रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है टीवी पर आने का। ठीक है झा साहब, पता है मीडिया के लोग भी कैसे हैं। ठीक है, मीडिया के लोग अच्छे नहीं है, मैं बता रहा हूं। ठीक है झा साहब, मैंने आपका पॉइंट नोट किया कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, किसी ने उनको उकसाया तो नहीं। मैं कर्नल कॉल आप हाथ उठा रहे हैं, आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले गौरव आर्या जल्दी से एक कमेंट आपसे ले रहा हूं। गौरव आर्या, क्या आपको लगता है कि उनको उकसाया गया होगा, वो चाहे साथियों की तरफ से हो या कोई पॉलिटिकल लोगों की तरफ से हो जो सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, क्योंकि जो मीडिया में खबरें आई हैं कि 5,000 रुपए का गैप था, तो मुझे नहीं लगता कोई फौजी 5,000 हो 5 लाख हो उस पर सुसाइड करेगा, ऐसी बात नहीं है। और मुझे जितना मैं पढ़ता हूं और इसके बारे में मैंने स्टडी करा है, मुझे यकीन है कि इसमें कुछ और है बात, वो बात नहीं है जो हमें बताई जा रही है, और किसी न किसी ने ज़रूर इनको उकसाया है कि वो ऐसा कदम उठाएं। वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई फौजी, और वो भी 5,000 रुपए क्या होते हैं, सब कुछ भी नहीं होते। 5,000 रुपए के लिए कोई सुसाइड कर लेगा, नामुमकिन है। उनको उकसाया गया, किसने करा है, किसकी वजह से करा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसके पीछे इसमें दाल में काला है कुछ। तो दाल की जांच किए बगैर राहुल गांधी पहुंच गए आलोक शर्मा जी कि कहीं काला तो नहीं है? देखिए, मैं समझता इसलिए कि केजरीवाल चले गए थे, गांधी जी कोई जांच करने नहीं गए थे, किसी की चीज के ऊपर सवाल उठाने नहीं गए थे। वहां पर आत्महत्या हुई और जिस तरह के तमाम रिकॉर्ड हैं, ऑडियो विजुअल, और जिस तरह से रेड लेटर मिला है, उस तमाम चीजों से ये तय होता है कि ओआरओपी की वजह से वो परेशान था व्यक्ति। अब जांच हो और उसके बाद 1 महीने बाद जाएंगे राहुल गांधी, तब आप कहेंगे कि ओआरओपी से परेशान था। मैं समझता हूं, कह रहे हैं ओआरओपी को इससे ना जोड़ के देखिए। एक मिनट रोहित जी, दो झा साहब कह रहे हैं मैं कल अस्पताल में था, झा साहब की बात सुनवा दूं आपको, इसमें रोक दी थी रोहित जी, वो आप ही को एड्रेस कर रहे थे, मैंने रोक दिया उनको बीच में। आलोक जी साहब क्या कह रहे हैं, एक बार झा साहब को सुन लीजिए, वो आपको एड्रेस करके कुछ कह रहे हैं। अभी आर्या साहब ने कहा कि किसी उकसावे की वजह से किसी फौजी ने सुसाइड कर लिया, ये बहुत ही हास्यास्पद स्टेटमेंट है। सर ये तो हास्यास्पद, इसको भी मान रहे हैं कि 5,000 के लिए सुसाइड कर लिया, लेकिन आपको फोटो खिंचा रहे नहीं जाके। और कहीं ना कहीं दूसरी बात, अगर ओआरओपी लागू हो गया तो 2015 फौजी जंतर मंतर पर क्यों बैठे? क्या ये आप ये कहकर सरकार आज तक तो राहुल गांधी जी गए नहीं जंतर मंतर पे? अच्छा, इसका जवाब दीजिए कि मुस्कुरा क्यों रहे थे? बीजेपी राहुल गांधी गए हैं, 2 बार गए हैं मैडम, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। राहुल गांधी जंतर मंतर पर 2 बार गए हैं। और मुझे बताइए अमित शाह जी कितनी बार गए हैं? आज तक तो पूछा आप नहीं। मुझे बताइए, राहुल गांधी 2 बार गए हैं जंतर मंतर पर। आप मुझे बताइए अमित शाह जी कितनी बार गए हैं? राहुल गांधी क्यों हंस रहे हैं? हर वीडियो, हर फोटो में राहुल गांधी हंस क्यों रहे हैं? क्या किसी ने बहुत बड़ा जोक मारा था? कम करने का प्रयास किया, लेकिन आप लोगों ने हर मोमेंट में सेवंथ पे कमीशन में वीडियो में हंस रहे हैं। एक सेकंड आलोक जी, स्केल का डिफरेंस ये नहीं पता कि किसने सुसाइड किया है। और कर्नल कॉल साहब ने जो बात कही है उसको ध्यान से सुनो। मैंने सुन लिया, इसके जस्टिस रेड्डी कमेटी बैठी हुई है सर, 26 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दी है। Anomalies is a big issue। जस्टिस रेड्डी कमेटी में कोई फौजी नहीं है। वन मेंबर कमेटी क्यों बैठा दिया आपने? क्यों बैठा दिया वन मेंबर कमेटी? 4 फौजियों को क्यों नहीं साथ लिया उसमें आपने? वो हमारे को ठीक करने पड़ रहे हैं सर। एक तरफ आप फौजियों के ऊपर राजनीति करते हैं, मोदी साहब को बंदूक के क्या पोस्टर लगवाते हैं, दूसरी तरफ आप उनके हक नहीं देना चाहते हैं। आप अगर गंदी राजनीति से ऊपर उठेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। अगर आप अरे भाई वीके सिंह साहब मुस्कुराना बंद कीजिए, शर्म कीजिए। आत्महत्या हो गई। अरे वीके सिंह साहब भी एक आर्मी मैन है, शर्म करो, शर्म करो। वीके सिंह साहब भी एक सर्विसमैन है, वो भी एक बार आर्मी के चीफ थे भाई, शर्म करो। वो आत्महत्या नहीं करते। अरे शर्म करो।
ऐसा कह रहे हैं। आप चिंता करते हो, झूठ बोलते हो। प्लीज मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा जबरदस्ती, मुझे जबरदस्ती ब्रेक लेना पड़ जाएगा आलोक जी, किसी ने नहीं, मुझे जबरदस्ती ब्रेक लेना पड़ जाएगा नूपुर, मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा प्लीज। आलोक जी बस इतना बता दीजिए, क्या इसलिए गए थे राहुल गांधी कि वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे? रामकिशन जी, सरपंच का चुनाव आपकी पार्टी ने लड़ाया था, ऐसी भी खबरें नहीं है। वो एक फौजी थे, एक फौजी ने सुसाइड किया, वो फौजी, ये उसका परिवार ने ये कहा कि माननीय राहुल गांधी जी ओआरओपी पे काम कर रहे थे और हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी तरफ से डिमांड आई, तब जाकर केवल हमारी तरफ से रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी जी 2 लोग गए, उनके परिवार के 6 लोग थे, मात्र 8 लोग मिल रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की असंवेदनशीलता, क्रूरता, सरकार कहीं बेनकाब ना हो जाए, अरे सर बीजेपी मैं जरा बता दूं आपको, मैं बता दूं तो आज क्रिमेशन पे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, शीला दीक्षित, पूरा का पूरा कांग्रेस थी वहां पे। जरा बता दीजिए कुरुक्षेत्र कब जा रहे हैं? अरे आपको खुद नहीं पता नहीं देहरादून में बैठे, कहाँ बैठे? देहरादून में टीवी चलता है, केबल भी चलता है। अरे झूठ बोलना बंद करो ना आलोक जी, शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलना बंद करो। अच्छा आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए कि सिमी के साथ देते हुए, सिमी के आतंकवादियों का साथ देते हुए आपके मुंह से एक बयान नहीं निकला उस पुलिस वाले का जिसको मार दिया सिमी के आतंकवादियों ने। ये क्या भद्दी राजनीति है? ये दोगली राजनीति क्या कर रहे हैं आप? और ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी कुरुक्षेत्र कब जा रहे हैं मनदीप सिंह के परिवार से मिलने? चलिए मैं आप दोनों को रोकते हुए जितेंद्र शर्मा के पास जा रहा हूं। बाबला गांव में मौजूद है इस वक्त मेरे सहयोगी जो सुबह से वहां पर है, पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कैसे पीपली लाइव चल रहा है। वहां पर एक फौजी की मौत पर जितेंद्र, कोई नई जानकारी आपके पास इस वक्त आ रही है? कोई अपडेट है आपके पास? कोई और बड़ी चीज जो सामने आई हो? देखिए इस पूरे मामले को लेकर कि क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पैच हैं जिसको ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाना बेहद ज़रूरी है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच क्राइम ब्रांच से करवाने का फैसला किया है। अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। और एक बात और आपको बता दूं, इससे पहले जब गजेंद्र सुसाइड हुआ था जंतर मंतर पर, उसमें भी ठीक इसी तरह की लूपहोल्स निकल करके सामने आए थे। उसमें भी पुलिस को ये लगा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीति है, और उसकी जाँच भी क्राइम ब्रांच कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस भी अपनी जाँच को सीधे सही तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से ऑडियो क्लिप मिली है, जिस तरह से वहां पर जो उनके साथ लोग मौजूद थे, जिस तरह सल्फास की गोली वो अपने साथ लेके गए थे, तो तमाम तरह की बातें ऐसी निकल करके सामने आई है, जिसका मतलब साफ है कि इसकी जांच ढंग से किया जाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि इसकी जांच क्राइम ब्रांच को अब सौंपी गई है। ठीक है कर्नल कौल, आप हाथ उठा रहे हैं। मेरा एक सवाल भी आपसे जल्दी चलने से पहले, क्या आपको लगता है कि इन सारे पॉलिटिशियंस का वहां पे जाना, पहले कल आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचना, फिर आज गांव में पहुंचना, फिर सारे बयान देना, ये ओआरओपी के आपके आंदोलन को सपोर्ट करता है या ये लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं? और रोहित, पहले तो मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं जी। सुबेदार साहब को थोड़ी गलतफहमी है। रिटायरमेंट के बाद हमको भी आर्मी एक्ट लागू नहीं है, और इसीलिए हम जो मर्जी बोल सकते हैं, हमको भी लागू नहीं है। और ये प्लीज इसके बारे में आप ना ही बोले तो अच्छा है। नंबर 2, इनको पहले अनाउंसमेंट दे के अफसरों का रोक के किसी ने कोशिश करी है कि बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर नहीं लागू है। एक मिनट, लेट मी फिनिश। आप ये बताइए, लेट मी फिनिश। मेरा इशारा, आपके नेता ने 1 रैंक 1 पेंशन को 1 ग्रुप पेंशन क्यों कर दिया? हमें 1400 रुपये का जो फायदा होना था वो कम कर दिया। अरे मेरा नेता नहीं है। पेंशन 18-20 हजार रुपये होती है, वो मेरा नेता नहीं है। 20,000 रुपये की बढ़ोतरी कैसे हो गई? ये हम अरे मेरा नेता नहीं है। हमें सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की जगह में 1 रैंक 1 ग्रुप पेंशन, 1 ग्रुप 1 पेंशन दिया है। और आप लोग जो वहां पर बैठे हैं, आपको ओआरओपी लागू ही नहीं होना चाहिए। आपने हमारे हिस्से की रोटी छीन करके खाई है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। हमको इक्वल एमएसपी क्यों नहीं देते हैं? आपके क्या हाथ सोने के हैं कि आपके हाथ कट गए तो आपको 1 करोड़ रुपये, और हमारे हाथ क्या लोहे के बने हैं जो 1000 रुपये हमको डिसेबिलिटी पेंशन दी जानी चाहिए? हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बड़े शर्म, ये मैं बोल रहा हूं नेशनल शर्म की बात है। हिंदुस्तान में एक विधवा जो कि फौजी की बीवी, जो फौजी गुजर जाता है, उसको ज्यादा अधिक पेंशन मिलना चाहिए। आप अपनी अफसरों की महिलाओं का विडो का तो पेंशन बढ़वा लेते हैं। आपने 2006 से 4 बार अपनी पेंशन में वृद्धि करवाई, लेकिन हमारे जो विधवा है उनकी पेंशन 7,000, 7,500 रुपये पर आपने सिमट के रख दिया। कर्नल कौल साहब, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, क्या 7,000 के मकान में आप दिल्ली में किराए में रह सकते हैं क्या? एक विधवा 2-3 बच्चे के साथ में कैसे रहेगी? यह नेशनल शेम का मामला है। और हमारे जिससे रोटी अफसर अपने आप को
हमारा गार्जियन बनकर सो करते हैं और वो रोटी खा जाते हैं। ठीक है झा साहब, हमारे साथ में ये बहुत बड़ी मतलब दुर्गति करके रखा है। ठीक है झा साहब, आप ये देखिए गलत बात मत करें। क्यों आया झा साहब गलत बात मत करें। झा साहब, अब आप कौन साहब को सुन ले थोड़ा सा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। झा साहब गलत बात मत करें। ठीक ठीक, झगड़े नहीं, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। झगड़े नहीं प्लीज, झगड़े आप गलत बात बोल रहे हैं। झगड़ा नहीं कर रहा हूं। ठीक, झा साहब आपने अपने फैक्ट्स रखे, अब उनकी बात सुन लें। झगड़ा कर रहे हैं आप। झा साहब आप उनकी बात सुन लें। आपको पार्टी ने उकसाया गया है। आरोपी अफसर के लिए नहीं था, कोश्यारी कमीशन की रिपोर्ट उठा क्या नहीं था अफसर के लिए? वो आरोपी वाज मींट फॉर जेसीओ जवार हु आर रिटायरिंग एट द रेट ऑफ 33 to 45 years of age. He is retiring at 60 years. समय जा रहा है। How he is eligible for that? समय जा रहा है, समय लगातार जा रहा है। ऑफिसर डू नॉट रिटायर एट 60 years. हम समय ऑफिसर डू नॉट रिटायर एट 60 years. ठीक कॉल साहब, हम समय से ओवर हो रहे हैं। आप अपने मन से रिटायर मत ले लेते हैं। आपको किसने बोला? आप 60 साल में रिटायर होते हैं। रोहित यू शुड गेट समबडी। अगर आप सुसाइड करने वाले को शहीद का दर्जा देंगे जी, तो जो सीमा पे अपनी जान गंवा रहा है देश के लिए जी, उसको क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई आर्मी का व्यू नहीं है, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जो सीमा पे दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान देता है वो शहीद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आर्या, फिलहाल आपका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल कौल, बीके झा साहब, नुपुर शर्मा और आलोक शर्मा, आप सबका। लेकिन ये बात तय है कि इस मामले को जांच की जरूरत है और ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं ये आत्महत्या भी किसी उकसावे की वजह से तो नहीं है।